Yes, okay. Chalo, very good evening. And today we start with the subject called as discrete structure and graph theory. Name of the subject is discrete structure and graph theory. This subject is also called as discrete mathematics or simply a discrete structure. ठीक है. So जैसे हमारा स्टाइल है, पहले सिलेबस लिखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट वी just simply write down the content of syllabus, right? So you also write down first module or the first unit is simply logic. Second unit or second module is relations and functions. Then module number 3 is posets and lattice. Module number 4 is counting. Module number 5 is algebraic structures. And last module, that is module number 6, is graph theory. So in all, we have total 6 modules, 6 units there in the syllabus. Okay. Now we will discuss in short what are the topics we will be going to study in each and every module or unit. Okay. First of all, understand that discrete structure and graph theory is completely a mathematical subject, right? But जब मैं mathematical subject बोलता हूँ तो इतना समझ लो स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइट? सर इसमें डेरिवेटिव होगा क्या, सर इसमें इंटीग्रेशन होगा क्या, सर इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या, राइट? तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा. दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स. जो मैथमेटिक्स एक कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस फील्ड में लगता है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स को आपको पढ़ना है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ थियरी, राइट? तो सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल इज लॉजिक, which is very simple. Most of the concepts of logic is already known to you, जो आपने 11th 12th में 10th में पढ़े रहेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर सिंपल है. एक एडवांटेज इस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट कंप्लीट मैथमेटिकल है, बट जो जनरली स्टूडेंट्स को डर लगता है डेरिवेटिव्स का, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा. सेकेंड चैप्टर देखोगे रिलेशंस एंड फंक्शंस. Third chapter is posets and lattice. Fourth chapter is counting. Fifth is algebraic structures. And sixth chapter is graph theory. Right? Computer engineering के लिए जब आप हायर सेमेस्टर्स में जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, सिस्टम प्रोग्रामिंग, एआई, मशीन लर्निंग, सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, इस सब्जेक्ट में जो बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगने वाले हैं वो सारे कंसेप्ट अपने को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ग्राफ थियरी में पढ़ने हैं, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो द सेकेंड यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज, अगर आपको गेट एग्जाम देना है, आपको पता होगा गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपको एमटेक एंड फर्दर स्टडीज के लिए टेक्निकल फील्ड में लगता है, करेक्ट है? इवन पीएसयू जॉब्स के लिए भी लगता है. उसमें भी अगर सीएस और आईटी का अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पे अराउंड 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इस सब्जेक्ट से आते हैं, करेक्ट है? डीएसजीटी. तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इंपॉर्टेंट है. एंड गेट में जो बाकी के सब्जेक्ट है उनका प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट, इसीलिए डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है और आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मजा आएगा. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. वेरी फर्स्ट चैप्टर इज लॉजिक, करेक्ट है? अब आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या उसके भी पहले 9th 10th स्टैंडर्ड में
बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट सेट थियरी एंड लॉजिक पढ़ा होगा। तो मैं अब वो रिपीट करता हूं, जब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर उसके साथ वापस आएंगे। अब कंटेंट के नाम लेता हूं। क्या आपने पढ़ा? आपने पढ़ा हाउ यू डिफाइन अ सेट। बेसिकली सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट इज a collection of well-defined elements, or simply a collection of elements which are interrelated with each other by some logic or some sense is called a set. Correct है? No doubt set is a collection of element होते हैं, but collection of well-defined element होने चाहिए। वेल डिफाइंड एलिमेंट होने चाहिए, मतलब उन एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन बनना चाहिए। अंडरस्टूड? तो उसको बोलते हैं सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट? देयर आर ऑब्वियसली टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, टू राइट अ सेट। फर्स्ट इज नथिंग बट अ direct definition method, where you have to specify the name of a set. Element is already predefined in the universe. जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबको पता है स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सेट ऑफ होल नंबर सबको पता है स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सेट ऑफ इंटीजर नंबर सबको पता है स्टार्ट्स फ्रॉम -infinity टू +infinity। सेट ऑफ कलर्स, सेट ऑफ एनिमल, सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स, जहां अपने को सिर्फ नेम ऑफ द सेट बताना है। एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इन द यूनिवर्स, कॉल्ड एज डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड सेट। सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज रोस्टर मेथड और अ टैबुलर मेथड। दोनों में फर्क यहाँ ये है, in direct definition method set we have to specify the name of a set. Element is already predefined in the universe, whereas in second method some condition is given in the set and the element which satisfies the given condition will be a part of a set, otherwise no. तो सिंपल था तुम्हारा डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड सेट, रोस्टर मेथड और टैबुलर मेथड। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, सुपरसेट आपको पता है, नल सेट आपको पता है, यूनिवर्सल सेट आपको पता है, सेट आपको पता है। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट सेट के आपने पढ़ लिए, राइट? उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉजिक। अगर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉजिक आपने क्या पढ़ लिए थे? सिंपल एग्जांपल, प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज नथिंग बट अ सिंपल स्टेटमेंट which has its truth value. Proposition is a simple statement, but a statement should have its truth value. Truth value मतलब statement either true होना चाहिए या false होना चाहिए। True and false is called as truth value of that statement. Example, Sachin Tendulkar is a football player. Is it a proposition? Yes, because the truth value of this proposition is false. 4 plus 4 equal to 9. Is it a proposition? Yes, because the truth value of that proposition is false. Understood? Narendra Modi, Prime Minister of India. Is it a proposition? Yes, because the truth value of that proposition is true. So any statement which has its truth value is called as proposition, right? प्यारे लाल, अब हो रहा है 6:42, 12 मिनट हो गया लेक्चर चालू होके। टेंशन मत ले, अपने को आज पूरा लेना है, पूरे सेम भर पढ़ना है, ठीक है? सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझ में आता कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। यस, कब लिखना, क्या लिख के एक्सप्लेन करना, सब आएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और प्यारे लाल, तू कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी बैठा हुआ था उस दिन, आज भी है, टेंशन लेने का नहीं। हाँ चलो अब देखो, रिलेशन, ठीक है, सॉरी लॉजिक, प्रपोजिशन, राइट, अ स्टेटमेंट विच हैज इट्स ट्रूथ वैल्यू, आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लॉजिकल कनेक्टिविटीज। लॉजिकल कनेक्टिविटीज में आपने पढ़ा कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, फिर उसके लॉस ऑफ लॉजिक, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडमपोटेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद उसके ट्रूथ टेबल्स। जब हम बोलते हैं कंजंक्शन, या कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? एंड,
when both the propositions are true then only your output or final answer is true. Disjunction जिसको आप और बोलते हो, बराबर, और में either of the condition is true, your output is true. negation of true is false, negation of false is true, वो सब आपने पढ़ा है. implications आपने पढ़ा है, if then by implications आपने पढ़ा है, if and only, वो सारे कंसेप्ट अपने को इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में लगेंगे. फिर उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, वो सब बेसिक इंट्रोडक्शन लॉजिक में हमको पढ़ना है. सेकेंड चैप्टर आता है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस. इसकी शुरुआत होती है बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. आप देखोगे सिलेबस तो पता चल जाएगा. रिलेशन एंड फंक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स. पहला बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेट थ्योरी, सेकंड इज रिलेशन एंड थर्ड इज अ फंक्शन. करेक्ट है. तो हम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी से शुरू करेंगे. सेट थ्योरी को आगे लेते लेते जाएंगे. व्हाट इज पावर सेट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन सेट, फिर जम मारेंगे हम रिलेशन के ऊपर, बिकॉज रिलेशन में अपने को कंसेप्ट लगेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अगर अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है, जो आज ही होने वाले हैं, फिर हम डायरेक्टली शुरुआत करेंगे रिलेशन में. रिलेशन इज बेसिकली यूज्ड टू रिलेट टू सेट्स. अगर अपने को दो सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, अब ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करने होगी तो आप बोलो सर आपने तो इतने सारे सब्जेक्ट गिनाए. आपने गिनाया एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, सिस्टम प्रोग्रामिंग, जो अभी तक हमने सुना नहीं, आगे सुनोगे. सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, यहाँ ये सब कैसे यूज होगा. देखो हम यहाँ रिलेशन पढ़ेंगे. मतलब अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि दो सेट को कैसे रिलेट किया जाता है, या दो सेट का रिलेशन कैसे लिखा जाता है. जब हम प्योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो अपने पास डेटा सेट रहेंगे. तो यही रिलेशन का कंसेप्ट हम डेटा सेट में भी यूज कर सकते हैं, दो डेटा सेट को रिलेट करने के लिए एंड उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है, तो रिलेशन में हम व्हाट इज रिलेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट रिलेशन. There are 3 ways in which you can represent your relation. First is a set or ordered pair representation. Second is a digraph or arrow diagram representation. Third is nothing but a matrix representation of a given relation. Then how to find domain, codomain, range, image, pre-image, inverse function, ये सब हम पढ़ेंगे रिलेशन में. राइट, कैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनवर्स रिलेशन फाइंड करते हैं. उसके बाद प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, डायगोनल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे ताकि हम दो डेटा सेट को आगे जाके रिलेट कर सकते हैं. फिर आएगा तुम्हारा फंक्शंस. ठीक है, बेसिकली इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल सेट वी कैन यूज डायरेक्टेड ग्राफ, डाइग्राफ. ठीक है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी. हम यहाँ ग्राफ थियरी के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट 6th मॉड्यूल में पढ़ने वाले. बट अब एज अ कंप्यूटर इंजीनियर मेरे को ग्राफ थियरी क्यों चाहिए, मुझे ग्राफ क्यों चाहिए. सिंपल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. डेफिनेशन ऑफ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई. ग्राफ में दो एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपके डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में ट्रीज भी है एंड ग्राफ भी है. तो आप डेटा स्ट्रक्चर के टर्म्स में कैसे बोलते हो ट्रीज एंड ग्राफ को, बोलते हो सर ट्री इज नथिंग बट अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. ऑब्वियसली हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कुछ नोड पेरेंट नोड रहेंगे, कुछ चाइल्ड रहेंगे, बराबर है, कोई ग्रैंड पेरेंट रहेंगे, ग्रैंड चाइल्ड हो सकते हैं. सो वहां ट्रीज में यू हैव हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. बट यहाँ ग्राफ में वी हैव अ प्लेनार. ध्यान से सुनो डेफिनेशन, अ प्लेनार रिप्रेजेंटेशन. प्लेनार का मतलब होता है सारे वर्टाइसेस प्लेन पेपर पे खड़े हैं.
इसका मतलब ग्राफ को आप हॉरिजॉन्टली पकड़ के रीड करो तो भी चलेगा, वर्टिकल पकड़ के रीड करो तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। बट इन केस ऑफ ट्री वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्री हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है। सो व्हाट इज ग्राफ? बेसिकली इट इज अ प्लेनार रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड अ सेट ऑफ एजेस। करेक्ट है? तो ग्राफ में वर्टाइसेस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कम से कम एक वर्टेक्स तो हर ग्राफ में होना ही चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। अब अगर बोलेंगे ग्राफ का डेफिनेशन, तो दो कंपोनेंट है, वर्टाइसेस एंड एजेस। ठीक है? तो अब कितने टाइप्स के ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं रे? तो बेसिकली दो टाइप के ग्राफ ड्रॉ होते हैं, एक तो अनडायरेक्टेड ग्राफ, सेकेंड इज डायरेक्टेड ग्राफ। व्हाट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ? Suppose in a graph, none of the edge is having any direction from source to destination, start to end, domain to range. Such type of graph is called as undirected graph. मतलब ग्राफ में किसी भी एज को कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया होगा। उसके अपोजिट होता है डायग्राफ, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ। What is directed graph? As the name implies, in digraph, each and every edge in a graph must have a direction from start to end, source to destination और domain to range. तो डायरेक्टेड ग्राफ में हर एज को डायरेक्शन होता है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ग्राफ, राइट? जैसे एग्जांपल, सपोज मुझे चाहिए, सब कंसीडर द एग्जांपल ऑफ मुंबई। अब मुंबई में से हम कोई भी एक 6 से 7 स्टेशंस को कलेक्ट करते हैं। So in my graph representation, that 6 to 7 station represents a node, and the distance between them are simply represented by an edge. So graph can represent a city Mumbai, and the question comes in computer engineering as find the shortest path to travel each and every station in a Mumbai city. तो भाई आपके पास वर्टाइसेस है, मतलब आपके पास नोड्स है, उनका कनेक्शन मतलब रास्ता है, उसका डिस्टेंस पता है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ताकि ग्राफ के सारे वर्टेक्स एक बार ट्रैवर्स होने चाहिए और टोटल सम जो है वो कम से कम आना चाहिए। ऐसा एक प्रॉब्लम आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो इसीलिए अपने को ग्राफ थियरी पढ़ना है, अपने को ग्राफ के कंसेप्ट पढ़ने हैं, बट कौन से पर्सपेक्टिव में? अपन जिस ब्रांच में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उस पर्सपेक्टिव में हायर सेमेस्टर्स में आने वाले सब्जेक्ट को कैसे मैप करना है, तो वो यहाँ अपने को डिटेल में पढ़ना है। रिलेशन पे थे अपन, फिर फंक्शन पे आए। फंक्शन, राइट? फंक्शन में दो सेट इंपॉर्टेंट है, सेट ए एंड सेट बी। आइडेंटिफिकेशन आएगा, चेक वेदर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और नॉट। फंक्शन है तो कंसेप्ट आएगा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, इनवर्स फंक्शन। फिर आएगा वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनवर्स फंक्शन, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन, व्हाट इज सर्कुलर फंक्शन। ये सब कंसेप्ट अपने को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर देखेंगे तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इज नथिंग बट पोसेट एंड लैटिस। पोसेट इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर पार्शियल ऑर्डर सेट। इसको ऐसे लिखा जाता है, POSET, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट is called as poset. So any set, any given set A is called as poset if and only if the relation defined on that set is a partial order relation. We have set A, we have relation R defined on set A. And suppose if relation R is a partial order relation, then in that case, the relation R which is defined on A is also called as partial order set. Relation R is partial order relation, so set A बन गया partial order set. And how to represent a partial order set in a structural form? That is nothing but simply a lattice representation. उसके बाद आएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ काउंटिंग, या जिसको काउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है। सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनपीआर एनसीआर, जो हमने स्कूल लेवल पे 11th-12th में पढ़े हैं, वहां उसके कंसेप्ट अपने को काउंटिंग में पढ़ने को मिलेंगे। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। यहाँ दो चीजें नहीं आएंगी। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन फॉर 3 सेट्स अपने को पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट मतलब कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके कॉलेज में अगर लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो शायद स्टार्ट किए रहेंगे, राइट? कैसे? सम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी कॉमर्स, सम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी आर्ट्स, सम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी साइंस। मतलब साइंस पढ़ने वाले, कॉमर्स पढ़ने वाले, आर्ट्स पढ़ने वाले दिए हैं। सम स्टूडेंट स्टडी साइंस एंड कॉमर्स, सम स्टूडेंट स्टडी साइंस एंड आर्ट्स, some students study commerce and art, and some students study all the 3 subjects. Now mera question hai, amongst the data which is done in the survey, how many students study only science, how many students in a survey who have studied none of the 3 courses? ऐसे type के principle of inclusion exclusion के questions आपको आएंगे। उसके लिए आपको बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट क्लियर होने चाहिए, जो सबके रहते ही है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, नेगेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे कंसेप्ट अपने को लगेंगे। उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल का कंसेप्ट भी आपको काउंटिंग में पढ़ना है। देन 5th चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट शायद आपको पता होंगे। सिंपल, अगर नहीं तो बता देता हूं। सपोज एग्जांपल, अगर मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। सो इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज, तो मुझे बताओ कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला एलिमेंट जो है कम्युनिकेशन का, उसको हम बोलेंगे सेंडर, राइट? कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम सेंडर बोलेंगे अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होना है तो। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम रिसीवर बोलेंगे। तो एक सेंडर इंपॉर्टेंट है, एक रिसीवर इंपॉर्टेंट है, राइट? अब सेंडर इंपॉर्टेंट है, रिसीवर इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है मैसेज। अरे भाई, कौन सा मैसेज ट्रांसफर होना है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, राइट? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड बी सम कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जिसको आप कम्युनिकेशन लिंक बोलते हो, जिसको आप मीडियम बोलो, राइट? एंड एट द सेम टाइम जब सेंडर मैसेज सेंड करता है ओवर अ मीडियम और कम्युनिकेशन लिंक, तो रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने भी उस मैसेज का फीडबैक, रिप्लाई देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के कौन से एलिमेंट है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और चैनल एंड अ फीडबैक। 5 कंपोनेंट है। सपोज sender wants to send a message to the receiver through a channel, but due to third party attack, जिसको मैन इन मिडल अटैक बोलते हैं, जिसको डेफी हेलमैन अटैक बोलते हैं, जिसको सीजर साइफर अटैक बोलते हैं, राइट? ये जो कंसेप्ट है सिक्योरिटी में अपने को लगने वाले हैं। जो मैन इन मिडल अटैक है, तो थर्ड पार्टी ने तुम्हारे कम्युनिकेशन लिंक को ब्रेक कर दिया। या सपोज जिसको आप सिंपल फोन टैपिंग बोलते हो, 2 लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में थर्ड आदमी ने उसके फोन को टैप किया, तो होगा क्या? डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसको काय पैरामीटर बोलते हैं, CAI। C इज कॉन्फिडेंशियलिटी, A अवेलेबिलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी। प्रॉपर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए ये 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट, राइट? बट अब अगर थर्ड पार्टी ने अटैक कर दिया, राइट, फोन टैपिंग हो गया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा विल गेट लॉस्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए? कंसेप्ट आता है सिक्योरिटी का। अगर आप एज अ सेंडर रिसीवर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज को एनक्रिप्ट करो एंड फिर चैनल के ऊपर सेंड करो, मीडियम के ऊपर सेंड करो, ताकि उस मीडियम पे अगर अटैक भी हुआ तो थर्ड पार्टी को एनक्रिप्टेड मैसेज मिलेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा। सो ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो सेंडर है
वो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके यूजिंग एंक्रिप्शन की साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, एंड जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिलता है वो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ दो की लगते हैं, इंक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन की। इसीलिए जब हम सिक्योरिटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज ये जो दोनों की है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, ये दोनों सेम रहेंगे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो बोलते हैं असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एग्जाम्पल देना होगा, अपने नॉर्मली घर के डोर का जो लॉक होता है, इट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्यों रे? वही चाबी से बंद भी होता है, उसी चाबी से खुलता भी है। तो बंदने के लिए खोलने के लिए सेम की है, मतलब इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की सेम, तो इट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या? जैसे बैंक में आपके लॉकर रहेंगे, राइट? मम्मी पापा को पूछो, बैंक में उनके लॉकर रहेंगे, राइट? सिक्योरिटी रीजन, बैंक में कुछ रहेगा घर का, वो रखा होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो जनरली क्या होता है, बैंक के जो लॉकर्स होते हैं ना, आप बात करो उनसे पता चल जाएगा, या जनरली अपने बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है उसके, वो देख सकते हो। आपके पास एक की होता है, एक की बैंक के पास होता है, राइट? आपके की से वो बैंक का लॉकर बंद हो जाएगा, बट जब आपको ओपन करना होगा तो आपका तो की लगता ही है, राइट? जो पब्लिक की होता है। बट बैंक के पास भी एक की होता है जो प्राइवेट की होता है, तो वो भी अप्लाई करना पड़ता है। दोनों की अप्लाई करने के बाद ही वो लॉकर खुलेगा, बंद करते टाइम आपका की सफिशिएंट है। तो दैट इज असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो डेटा लॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। लॉस्ट हुआ तो कैसे पता चलेगा, कैसे रिकवरी मैकेनिज्म होगा, ये सब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में। व्हाट इज एनकोडिंग फंक्शन, राइट? उसके बाद हाउ टू एनकोड अ मैसेज, हाउ टू डिकोड अ मैसेज, हाउ टू फाइंड दैट ओवर अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज सम ऑफ द बिट्स इन अ मैसेज गेट्स लॉस्ट, हाउ टू रिकवर इट, वो सब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में दो कंसेप्ट आएंगे। पहला कंसेप्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ सिंगल बाइनरी ऑपरेशन, वो आएगा ग्रुप। दूसरा कंसेप्ट आएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, जिसका नाम होगा रिंग एंड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक। ऐसा फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है। एंड लास्ट चैप्टर आता अपना ग्राफ थ्योरी, जो मैंने आपको बता दिया, ग्राफ थ्योरी के बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट कंप्यूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आइडिया आया आपको प्यारे लाल? आइडिया आया कि सारे 6 के 6 मॉड्यूल में बेसिकली अपने को क्या पढ़ना है और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट में एक्चुअल ओवरव्यू में क्या क्या है? आइडिया आया सबको? प्यारेलाल बोल रहा है यस, ओके। अमन यस, ओके। जिनित यस, संजना यस, ओके, यस। वैदेही ओके, यस। चलो ठीक है, बच्चे बोल रहे आइडिया आया, ओके। अभी आइडिया आया तो अभी स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना उसको, ठीक है? तो चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। आप बोलोगे सर पहला चैप्टर पहला शुरू करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो रीजन जिसकी वजह से मैं रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, दो रीजन। रीजन नंबर पहला, लॉजिक फर्स्ट चैप्टर है, उसके मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपको पता है, या कॉलेज में भी लॉजिक ही शुरू किया रहेगा, राइट? तो हम कुछ नया करेंगे, सब्जेक्ट में क्या है वो डिटेल में जानेंगे, इसीलिए हम रिलेशन फंक्शन से शुरुआत करते हैं। एंड नंबर दूसरा, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सबसे ज्यादा टाइम अगर किसी टॉपिक या सबसे ज्यादा कंटेंट अगर किसी चैप्टर में है तो वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट? वेटेज वाइज देखने जाएंगे तो रिलेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट एंड ग्राफ थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। ये तीनों का मिला के ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द वेटेज विथ ऑप्शन 120 मार्क्स रहता है, उतना कवर होता है। एंड कंटेंट वाइज देखने जाएंगे तो रिलेशन एंड फंक्शंस के कंटेंट ज्यादा है। एंड लॉजिक
ये बेसिक कंसेप्ट सबको मालूम रहते हैं, कॉलेज में भी वही चालू किया है। तो अपने यहाँ नया क्या, तो अपने यहाँ नया वी स्टार्ट विद द रिलेशन। हाँ, जब पहला एग्जाम होता है इनिशियल पीरियड में कॉलेज में, तब तक अपना रिलेशन फंक्शन सफिशिएंट। कॉलेज में जनरली क्या होता है, लॉजिक को बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं, और फिर जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वो थोड़ा स्पीड अप करते हैं, तो बच्चों को अच्छे से नहीं समझता। अपन उनके अपोजिट करेंगे, ज्यादा टाइम रिलेशन फंक्शन को लेंगे, एंड कॉलेज वाले जो ज्यादा टाइम लॉजिक को लेते, अपन उसका टाइम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, यस, समझा। ढंग से अगर हर एक कंटेंट डिटेल में पढ़ाने जाए तो लॉजिक एक लेक्चर 6:30 बजे चालू किया, 8:45 बजे 8:40 को लॉजिक खत्म हो जाता है। रिलेशन का ऐसा नहीं है, रिलेशन को पूरा शेड्यूल लेंगे तो 3 लेक्चर्स रिलेशंस एंड फंक्शंस को लगेंगे। ये संजना ऑब्वियसली एग्री है मेरे से, परफेक्ट, सिद्धि भी एग्री है, राइट। चलो तो फिर बिना टाइम गवाए हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्यारेलाल, अब जो तू बोल रहा था ना सर लिख के, वो अभी आ जाएगा। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, ओके। अब अपने को इसमें फर्स्ट पार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट थियरी। ठीक है, सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझता है कि नहीं इतना देख, ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट वाइज सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, और दूसरी बात ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको समझ में आएगा तब, ठीक है। एंड मुझे पता है कि कौन से टॉपिक में बच्चों को डिफिकल्टी आती है, वो हम नॉर्मल पेस से लेते हैं, एंड कौन से टॉपिक बच्चे को पता रहता है, अरे ये तो मालूम है हमको यार, ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, वो हमको भी पता रहता है, तो हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, डिटेलिंग नहीं करते, राइट। एंड दूसरी बात, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आना है, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आना है उधर मैं पूरा लिखूंगा, ठीक है। चलो, अब कंसेप्ट नंबर पहला, सेट। व्हाट इज सेट? अ कलेक्शन ऑफ well defined element or a collection of elements which are interrelated with each other by some logic or some sense is called as set. अगर मुझे एग्जांपल देना होगा सेट का, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, देखो इंटर रिलेटेड का मतलब समझो। एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, स्टूडेंट, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, लैपटॉप, मोबाइल, करेक्ट है, ये सब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। एज ऑफ नाउ ऑनलाइन मोड में ये सारे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बन सकते हैं, व्हाई? बिकॉज ये अपने लेक्चर पर्पस के लिए यूज होता है, राइट। बट अगर मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में कबर्ड, फ्रिज, टेलीविजन, ट्यूबलाइट, फैन, लैपटॉप, स्टूडेंट, बुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, अम्ब्रेला, ये भी तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सेट बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में अभी टेलीविजन और फ्रिज, अम्ब्रेला, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, समझा। तो हमेशा सेट इज नथिंग बट वेल डिफाइंड एलिमेंट ऑफ सेट, या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ well defined elements. Set is nothing but a collection of well defined elements. Okay, chalo. Methods to write a set. A direct definition method. A direct definition method, right? डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड में जैसे मैंने बताया, वी हैव टू स्पेसिफाई नेम ऑफ अ सेट, एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड। तो चलो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ स्टैंडर्ड सेट लिख रहा हूं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 टिल इंफिनिटी। सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी।
set of integer number starts from minus infinity, -3, -2, -1, 0, 1, 2 till plus infinity, right? Set of alphabet A, B, C, dot 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 Z, lower alphabet, right? सेट ऑफ अल्फाबेट अपर केस लिखने रहेंगे तो A, B, C, डॉट 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 Z, ओके। सेट ऑफ वॉवेल्स लिखने हैं तो A, E, I, O, U आर कॉल्ड एज वॉवेल्स। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड सेट। सेकेंड मेथड इज नथिंग बट अ टैब्यूलर मेथड। कौन सा मेथड है? टैब्यूलर मेथड, और जिसको रोस्टर मेथड बोला जाता है। व्हाट इज टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड? देखो एग्जांपल, सेट ए कैसे लिखता हूं वो देखो, कैसे बोलता हूं वो सुनो। सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स, सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट, सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट x belongs to natural number and x square less than equal to 50. यहाँ एलिमेंट इज नॉट प्रीडिफाइंड इन द यूनिवर्स, सेट में कंडीशन दिया हुआ है, और जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही एलिमेंट सेट का हिस्सा रहेगा, बाकी नहीं। तो मुझे बताओ, सेट ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्स, बट कंडीशन क्या है एक्स का? एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब एक्स शुड स्टार्ट विथ 1, स्टार्ट फ्रॉम 1, एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 50। तो चलो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इज इट 1 नेचुरल नंबर? हाँ। इज इट 1 स्क्वायर लेस देन 50? यस, सो इट इज अ पार्ट, बिकॉज एंड है, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही पार्ट रहेगा सेट का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इज इट 8 नेचुरल नंबर? हाँ। इज इट 8 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 50? ना। तो एलिमेंट ऑफ सेट आ गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। सो ये टैबुलर मेथड है, ये रोस्टर मेथड है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हो गया तुम्हारा सेट का, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आएगा आपका टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके। तो उसमें आपका फर्स्ट टाइप आएगा सबसेट सुपरसेट, सबसेट सुपरसेट, ओके। चलो बताओ, व्हाट इज सबसेट सुपरसेट? सपोज यू हैव टू सेट, set A and set B, set A and set B. If all the element of set A, ध्यान से, all the element of set A is present in set B, then A is called as subset, B is called as superset. Example, vowel is a subset of alphabet. Example, natural number is subset of whole number. Example, whole number is subset of integer number. Understood? दो सेट है, set A and set B, and if all the element of set A are present in set B, then A is called as subset, B is called as superset. समझा? Yes. अब दूसरा आएगा, second is your null set, जिसको आप बोलते हो empty set. What is null set or empty set? Simple. Null set is denoted by phi, or it is represented as empty bracket. Null set, as the name implies, it is having null element, या empty set having no element. Understood? Example अगर देना होगा null set का, तो मैं बोलूंगा set B is having element x such that x is a natural number and x square less than, या x square less than 1, ओके। अब मुझे बताओ, x is a natural number, मतलब natural number starts from 1, is it 1 square less than 1? तो obviously no, एलिमेंट आएंगे no एलिमेंट, that is null set, ठीक है। उसके बाद तीसरा आएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अ सुपर सेट, a superset of every set, superset of all sets is called as universal set, right? Suppose if you consider the example of country, desh, if you consider the example of country, then this universe is nothing but universal set. Why? Because ऐसा कोई देश, ऐसा कोई country नहीं जो universe के बाहर है. Understood? If you consider the example of number system,
एग्जाम्पल ऑफ नंबर सिस्टम, जैसे कि natural number, whole number, integer number. So in that case, I can say that real number system is a universal set. Universal set मतलब सबका सुपर सेट. अब ये कंसेप्ट होने के बाद मुझे 3 फंडामेंटल स्टेटमेंट आपको सुनाने हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो लगेंगे. पहला, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट सबका सबसेट होता है. क्या बोला मैंने? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. एग्जाम्पल, चलो अभी लेक्चर अपना चालू है. आप जो भी क्लासरूम में बैठे हैं या घर पे बैठे हो, जहां आप कहीं पे भी बैठे हो, तो जिस रूम में आप बैठे हुए हो वहां कौन कौन प्रेजेंट है? या चलो मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ, रूम में कौन कौन प्रेजेंट है? ऑब्वियसली जितने भी एलिमेंट दिखते हैं वो सब प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट है, और एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज हवा, एयर. राइट, एयर इज प्रेजेंट. जैसे हवा सब जगह होता है, नल सेट हर जगह होता है. नल सेट प्रेजेंट एवरीवेयर. सो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. दूसरा स्टेटमेंट, अ यूनिवर्सल सेट इज सुपरसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. यूनिवर्सल सेट इज सुपरसेट ऑफ एवरी सेट. तीसरा, अ सेट इटसेल्फ इज सबसेट एज वेल एज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ. मतलब सेट खुद का सबसेट भी होता है, खुद का सुपरसेट भी होता है. ओके, तो ये 3 फंडामेंटल कंसेप्ट हमने देखे. ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बाद तुम्हारा चौथा आएगा कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी ऑफ सेट. ठीक है, व्हाट इज कार्डिनैलिटी? सपोज आई हैव सेट ए एज AEIOU, right? Then what is cardinality of set A? Cardinality is nothing but total number of element present in the set. तो AEIOU में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है रे? 5. तो कार्डिनलिटी आएगा 5. उसके बाद नेक्स्ट, अब अपना कंसेप्ट चालू हो जाएगा बिकॉज बेसिक कंसेप्ट आपको पता है. राइट, अब आएगा आपका पावर सेट. क्या आएगा? पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट? ध्यान दो. व्हाट इज पावर सेट? सपोज वी हैव सेट ए, देन पावर सेट ऑफ सेट ए. लिखूंगा पावर सेट ऑफ ए इज represented as P of A. पावर सेट ऑफ ए. एंड व्हाट इज पावर सेट? डेफिनेशन देखो, ध्यान से सुनो, डेफिनेशन बताता हूं. Power set of any given set is collection of all possible subsets of that set. ध्यान से, power set of any given set is simply the collection of all possible subset of the given set. So possible subset of given set is nothing but power set of that set. Example. ध्यान से सुनो, इधर एक नोट लिखता हूं, इंपॉर्टेंट नोट है. क्या नोट है? अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है ना, इफ सेट ए इज हैविंग n एलिमेंट्स, देन इट्स पावर सेट मस्ट हैव 2n एलिमेंट्स. सेट ए में n एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2n एलिमेंट होने चाहिए. एग्जांपल, चलो सेट ए इज a, b. बोलो पावर सेट ऑफ ए. क्या आएगा पावर सेट ऑफ ए? मैंने बताया पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट. तो पहला इसका पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सबसेट आएगा नल, देन आएगा इंडिविजुअल ए, देन आएगा इंडिविजुअल बी, देन आएगा ए बी. अंडरस्टूड? सेट ए में कितने एलिमेंट थे रे? 2. पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2/2. 4 एलिमेंट देखो आए, 1, 2, 3 and 4. ओके, अब मैंने वो तुमको 3 कंसेप्ट बताए थे. पहला कंसेप्ट नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट आ गया इधर. सेट इटसेल्फ इज सबसेट एज वेल एज सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ आ गया. अब एग्जांपल, सपोज आई हैव सेट बी एज 1, 2, 3. 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ बी में क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट. मतलब पहला नल, then collection of individual, that is 1, 2, 3, then collection of 2,
that is say 1 2 1 3 2 3, then collection of 3, that is 1 2 3. ओके, चेक करो अगर 3 एलिमेंट है तो 2 raised to 3 is 8. चेक करो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, suppose I have set C as A B C D. तो बताओ what is power set of C? चलो पहले collection of all possible subset, पहला null, then individual A, then B, then C, then D. हो गया individual. अब collection of two में आएगा पहला A with B, A with C, A with D आया. अब next B with C, B with D. Okay, then C with D. बराबर हो गया. कलेक्शन ऑफ 2, यस. अब आएगा कलेक्शन ऑफ 3 में आएगा A B C, A B D, A C D एंड B C D. हो गया. उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ 4, दैट इज A B C D. करो काउंट. देखो टोटल 4 है यहाँ पे, मतलब 2 raised to 4 16 एलिमेंट्स रहेंगे. देखो पावर सेट का 16 एलिमेंट्स देखो, स्क्रीन पे काउंट करो 16 रहेंगे. देखो बराबर 16 रहेंगे. यस, तो ये थोड़ा पावर सेट का कंसेप्ट तुम्हारे लिए शायद थोड़ा नया होगा, इसीलिए मैंने उसके 4 एग्जांपल लेके लिया. बाकी कार्डिनलिटी वगैरह तो सब तुमको मालूम ही है. ओके, पावर सेट समझा? अभिनव, आदित्य, दिव्या, हर्ष, गीताक्षी, ईशिका, मधुरा, मोहम्मद, ओम, प्रणय, प्रियल, रुचि, संजना, तनय. ओके, यस. फास्ट हो रहा है तो भी बोलो, स्लो हो रहा है तो भी बोलो. यस 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 यस. ओके, चलो सबको समझ रहा है मतलब. अच्छा, ओके. शांतनु, क्या है क्वेरी? ओके, कैन यू रिपीट द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? यस, पावर सेट इज नथिंग बट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ all possible subset of given set. लिखता हूं चाहिए तो collection of all possible subsets of given set is nothing but power set. Okay, yes. चलो पावर सेट समझा. अब एक्चुअली अपना काम शुरू होने जा रहा है. ठीक है, अब रिलेशन पे जंप मारने के लिए अपने को चाहिए कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या चाहिए अपने को? कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट और जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, चलो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है. लेट A and B be the, let A and B be the any two. एक मिनट, कैमरा बंद क्यों हो गया? हाँ, let A and B be the any two given set. Let A and B be the any two given sets. Then Cartesian product. Then Cartesian product or cross product. Cartesian product or cross product between them is defined as A cross B is equal to
A comma B such that for all A belongs to A, for all B belongs to B. ओके अब ये जो फॉर ऑल है ना, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक में हमने पढ़ा होगा 11th 12th में, फॉर ऑल मींस फॉर एवरी, राइट। चलो देखो डेफिनेशन क्या है। ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट? Definition says that A cross B is nothing but collection of ordered pair A comma B. A cross B is collection of ordered pair A comma B, whereas the first element of ordered pair belongs to first set and the second element of ordered pair belongs to second set. So A cross B is nothing but a Cartesian product or a cross product between A and B. That means each and every element of A is Cartesianally product with each and every element of B, or each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of B. Okay, definition समझा? A cross B is a collection of ordered pair A comma B, whereas when I say A cross B, मतलब ordered pair के collection का first element belongs to first set and second element belongs to second set. That's why it is called as ordered pair. No tension, no tension. देखो इधर नोट लिखता हूं, आगे आने वाले 10 मिनट में तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दुनिया में एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले 10 मिनट में। देखो नोट, ये जो नोट लिखता हूं ना मैं, ये इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा फालतू नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि अपने को ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको आगे काम लाना है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना गेट के, तो वहां पे गेट के क्वेश्चन में सॉल्व दिस ऐसा नहीं रहता। क्वेश्चन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते। तो अगर आपको कंसेप्ट थोरोली पता रहेंगे ना, तो ही आप 4 में से सिलेक्ट राइट ऑप्शन कर सकते हो। तो ये इसीलिए रोल, ये जो नोट है ना, ये बड़े काम के। ठीक है, नोट देखो, अगर ए में, सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। सेट ए में m, मतलब जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 6 पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया नोट 1। नोट 2 है, A क्रॉस B is never equal to B cross A. Why? A cross B is never equal to B cross A. Why? Because when I say A cross B, first element is from A, second is from B. When I say B cross A, first element is from B and second element is from A. Provided जब तक वो दोनों सेट सेम नहीं है, तब तक A cross B is never equal to B cross A, right? But I can say that कि cardinality of A cross B is always equal to cardinality of B cross A, right? Cardinality मतलब total number, right? तो number of ordered pair A cross B में जितने रहेंगे उतने ही B cross A में रहेंगे। अब दूंगा एक एग्जाम्पल, उसका पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद पूछूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है? आपका आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब लेंगे हम एग्जाम्पल। ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू 1 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ओके, चलो सेट ए इज 1 2 3, सेट बी इज ए। अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ध्यान से, A cross B is nothing but Cartesian product. A is Cartesianally product with each and every element of B, or simply
each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of B. तो अब देखो A क्रॉस B में A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म करेगा, तो आएगा 1 कॉमा A then 1 कॉमा B. Similarly 2 कॉमा A 2 कॉमा B. Similarly 3 कॉमा A 3 कॉमा B. ओके ओके. A क्रॉस B चलो समझा. व्हाट इज B क्रॉस A रे? व्हाट इज B क्रॉस? B क्रॉस A मतलब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ पेयर नहीं, ऑर्डर्ड पेयर. A क्रॉस B बोलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा B का होगा. व्हेन आई से B क्रॉस A मतलब यहाँ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A. तो आएगा A कॉमा 1 देन A कॉमा 2 A कॉमा 3 देन B कॉमा 1 B कॉमा 2 एंड B कॉमा 3. राइट. अब देखो जो हमने नोट लिखा था उसका सेकेंड पॉइंट, इज इट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A? ऑब्वियसली नहीं. बट सेट A में कितने एलिमेंट है टोटल रे? 3. सेट B में कितने एलिमेंट है? 2. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने पेयर होने चाहिए? 3 2 आर 6. देखो 6 पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6. अब A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट उनके कार्डिनलिटीज मतलब नंबर ऑफ पेयर देखो दोनों में सेम है. चलो चलो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो. व्हाट इज A क्रॉस A? A cross A means each and every element of A is Cartesianally product with each and every element of A, or simply each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of A. Okay, तो बोलो A के एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म करेंगे एलिमेंट ऑफ A जो कि 1 2 3 है. तो आएगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3. ओके ओके यस. अब A में कितने एलिमेंट है? 3. अच्छा दूसरे A में कितने? वही सेट है 3 एलिमेंट, तो 3 3 आर 9. कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो A क्रॉस A में 9 पेयर है. अब B क्रॉस B में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, अभी आप चैंपियन बन गए. व्हाट इज B क्रॉस B? A कॉमा A A कॉमा B B कॉमा A B कॉमा B. ओके. अब मैं थोड़ा ट्विस्ट ऐड करता हूँ. नहीं यस, अशरफ बराबर बोल रहा है. अशरफ परफेक्ट बोला, हर्ष ने भी परफेक्ट बोला, हर्ष ने भी परफेक्ट बोला. अब मैं यहाँ थोड़ा ट्विस्ट ऐड करता हूँ. अब यहाँ मैं ऐड करता हूँ कि सेट C इज इक्वल टू नल. राइट, सेट C इज नल सेट. तो मुझे बताओ व्हाट इज A क्रॉस C, व्हाट इज B क्रॉस C? A cross C means, according to our concept, A cross C means each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of C. तो चलो A is 1 2 3 C is null. अब प्रॉब्लम क्या है? A में एलिमेंट है बट ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म करने के लिए C में कोई एलिमेंट है ही नहीं. हर्ष नहीं, हर्ष नहीं. A में एलिमेंट है 1 2 3. अपना कंसेप्ट क्या है? A क्रॉस C मतलब A का हर एक एलिमेंट C के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करेगा. चलो तो A का पहला एलिमेंट सिलेक्ट करो 1. चलो C के पहले एलिमेंट के साथ पेयर करने बोलो, बट C में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयरिंग होना ही. तो जब अगर अगर यस, पैरेलल परफेक्ट है, पैरेलल परफेक्ट. अगर दोनों सेट में से कोई एक सेट नल है तो ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म होना ही नहीं है. सो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, in a Cartesian product, if any set is empty, then obviously Cartesian product is also empty. Okay. अब Cartesian product और क्रॉस प्रोडक्ट समझा क्या बताओ? Cartesian प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट समझा क्या बताओ?
यस, चैट में क्या आया है? यस यस, संजना यस, ओके। मुस्तनसिर भी ओके, अमन ओके, तनय भी ओके, अभिनव भी ओके, आशा ओके, प्यारेलाल ओके, जिन्नीत ओके। ओके, समझा कार्टेशियन प्रोडक्ट पक्का? अब अगर अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है तो अब हम जाएंगे रिलेशन पे। किस पे जाएंगे? रिलेशन पे। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, उसके बाद देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या देखेंगे? हर्ष हर्ष ने क्या बोला है? ए क्रॉस सी एज ए विथ ए, क्या लिखता बे? क्या लिखा है? कुछ समझ नहीं रहा है। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए कैसे? हर्ष क्या लिखना चाहता है तू? नथिंग, हाँ बराबर। तू अभी मेरे को समझा, तू वो उसको, हाँ तू वो प्यारेलाल को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ना? ठीक है, चलो इधर देखो। चलो जोक वगैरह सब बाजू में, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, जोक सेकंड लेक्चर के बाद से मारेंगे अपना। अब डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, करेक्ट है, उस पे आएंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन समझेगा, एक एग्जांपल लेंगे, उसमें रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आ जाएगा। और वो एक प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन, डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, फिर अपना लेक्चर फिनिश। बट अब हो रहा है 7:35, अपना लेक्चर मैं छोड़ दूंगा मैक्सिमम 7:15 तक, या उसके पहले भी थोड़ा हो सकता है। बट 7:35 से लेके अपना एंड ऑफ द लेक्चर तक अब जो होने वाला है ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिलेशन एक बार आपको समझा, फंक्शन आसानी से समझ में आता। रिलेशन फंक्शन समझा, पोसेट लैटिस समझा, रिलेशन फंक्शन समझा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझा, रिलेशन फंक्शन समझा, सब्जेक्ट समझा, दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती रिलेशन फंक्शन अगर समझा, डिस्क्रीट समझा। ठीक है, तो अब मेरे को 7:35 से 8:15 तक एकदम सिंसियर टाइम दे दो। ठीक है, चलो रिलेशन। रिलेशन, रिलेशंस। ठीक है, चलो अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, रिलेशन का डेफिनेशन लिखूंगा। रिलेशन का डेफिनेशन लिखने के बाद तुमको 20, 30, 40% समझ में आएगा। 40-50 से ज्यादा नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं 4 से 5 एग्जाम्पल लूंगा। उसके बाद तुमको कंफर्म गारंटी सब समझ में आएगा। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 तुमको पूछूंगा। जितने बच्चे बैठे हुए 40 to 40 टोटल, सबके सब आंसर देंगे, गारंटी। रिलेशन का डेफिनेशन देखो। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be the any two given sets. Let capital A and B be the any two given set. Then capital R is said to be a relation. Capital R is said to be a relation from A to B. Capital R is said to be a relation from A to B if and only if R is subset of A cross B. If and only if R is subset of A cross B. So let A and B be the any two given set. Then capital R
is said to be a relation from A to B if and only if R is subset of A cross B. इसका डायरेक्ट मतलब क्या होता है? रिलेशन is always a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट था, राइट? R is subset of A cross B, then only we can say that R is a relation from A to B, right? अब यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, if R is subset of A cross B, then we can say that R is a relation from A to B. इसको पढ़ते कैसे है? पढ़ते हैं R is a relation from A to B. Point number 2, if R is not a subset from R is not a subset for A cross B, then I can say that R is not a relation from A to B. पढ़ते कैसे है? R is not a relation from A to B. Third concept, if relation is defined on single set, if relation is defined on single set, then if R is subset of A cross A, then I can say that R is a relation from A to A. Understood? तीनों पॉइंट समझा? तीनों पॉइंट एक ही चीज बताता है, if given R is a subset of Cartesian product, then only R is a relation. Otherwise, R is not a relation. In short, relation is always a subset of Cartesian product. Okay? अब देखो, तुमको 50% समझा जो मैंने बताया वो. अब 4-5 एग्जाम्पल लूंगा और उसमें तुम्हारा रिमेनिंग 50% वाला कोटा भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? चलो अब एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल, सेट A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to A, B, C. Set A is equal to 1, 2, 3, set B is equal to A, B, C. अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप माइंड में A क्रॉस B को इमेजिन कर सकते हो? If A is 1, 2, 3, B is A, B, C. What is A cross B? A cross B is 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Perfect. So what is B cross A? B cross A मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का हर एक एलिमेंट पहला B का फिर एक का. तो B क्रॉस A में आएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. परफेक्ट. A क्रॉस A क्या आएगा सर? A क्रॉस A मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ A इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद हर एक एलिमेंट ऑफ A. मतलब क्या आएगा? अभी यहाँ A 1 2 3 है, तो पेयर कौन से आएंगे A क्रॉस A में? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3. परफेक्ट. B क्रॉस B में क्या आएगा? Each and every element of B is performing ordered pair with each and every element of B. मतलब A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. परफेक्ट. मैंने अब जो बताया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर. अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, अपने को फाइंड करना है कि ये रिलेशन है कि नहीं ओवर A एंड B. तो पहला क्वेश्चन इज R1 is equal to 1, B, 2, C, 3, A, 3, B. चलो बताओ, is it R1 is relation from A to B? तो रिलेशन है कि नहीं चेक कैसे करते हैं? सिंपली चेक, is it R1 is a subset of, is it R1 is a subset of A cross B? चेक. हाँ ये सर बच्चे धमाल स्कॉलर हो गए, डायरेक्ट आंसर दे रहे.
हाँ बट कोई तो नो बोल रहा है। आशाफ, आशाफ, नो कैसे बोला तू? देख इधर, हाँ यस, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। देखो, रिलेशन है कि नहीं चेक करने के लिए की कंडीशन है क्या? इट शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने अभी आपको बता दिया। क्या R1 के सारे पेयर ए क्रॉस बी में है? ऑब्वियसली है। तो इफ R1 is subset of A cross B, I can say that R1 is a relation from A to B. Perfect. अब सेकेंड क्वेश्चन, R2 equal to 1 comma C, 2 comma A, 3 comma B, C comma 2. बोलो, is it R2? Is it R2 is relation from A to B? Is it R2 is relation from, is it R2 is relation from A to B? No, no, perfect, perfect, parallel, Aman, Tanay, Aditya, perfect. Why रे? तो चेक करेंगे R2 is not a subset of A cross B. क्यों रे? क्यों रे? Since C कॉमा 2 जो है ना, ये R2 में है, बट ये जो C कॉमा 2 है ना, it is not present in A cross B. That's why it is not a subset. So R2 is basically not a relation from A to B. Perfect. Perfect से yes. अभिनव एकदम perfect. Parallel B क्रॉस A लिया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 1C है वो C1 हो जाएगा ना उल्टा। हाँ, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन R3 is equal to say R3 is equal to R3 is equal to say 3 comma C. Is it a relation from A to B? Is it a relation from A to B? क्या बोल रहे? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बस 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 बस। अब पब्लिक को समझ में आया, ठीक है। स्टिल थोड़े से 10-20% जो नहीं समझा है वो दो एग्जाम्पल के बाद समझेगा। R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस B, that means R3 is relation from A to B. Fourth question, R4 is equal to null set. चलो बताओ, is it R4 is a relation from A to B? Is it R4 is a relation from A to B? R4 is equal to null set. वैदे perfect, YC perfect, parallel no क्यों रे? Parallel क्वेश्चन पूछने का, क्या क्वेश्चन पूछने का? Is it R4 is subset of A cross B? What is R4? Null set. Is it null set is subset of A cross B? Parallel, तीन स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट, null set is subset of every set, right? So is it R4 is subset of A cross B? Yes. तो मैं बोलूंगा R4 is a relation from A to B. अब मुझे एक 2 मिनट में आंसर चाहिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, है कि नहीं? 2 मिनट ले लो, सोचो जरा ढंग से। क्वेश्चन है, इज इट R5 is a relation from A to B or not? 2 मिनट ले लो।
11 लोगों का आंसर आया है। चलो, क्या आंसर? 15। अरे वाह, यस 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 यस, सबका आंसर करेक्ट है। यस, बिकॉज आर इज इक्वल टू परफेक्ट। अभिनव परफेक्ट, सबका आंसर परफेक्ट। अपने पास एक ही कंडीशन है चेक करने के लिए, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? इज इट R5 is subset of A cross B? Yes. What is R5? A cross B. Is it A cross B subset of A cross B? Yes. So I can say that R5 is a relation from A to B. ये क्यों है? ये क्यों है? Because null set is subset of every set. A set itself is subset as well as superset of itself. According to that principle, ये तुम्हारा relation है. Understood? अब आंख बंद करने का, किसी ने भी पूछा व्हाट इज रिलेशन, बोलने का इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब इफ यू वांट टू चेक वेदर द आर इज रिलेशन और नॉट, सिंपली एक कंडीशन है, इट शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझा? अब जो एक क्वेश्चन में बोल रहा था ना, उसमें सब कुछ रिलेशन का सार आ जाएगा। वो क्वेश्चन अभी अपन चालू कर रहे। 750 को पूरा एक्सप्लेन करने को हो सकता है 20 से 25 मिनट लगेगा, और उसके बाद अपन नमस्कार आज के लिए कर देंगे, ताकि एटलीस्ट, हाँ, हैंड रेस किसका है? मुस्तनसिर, मुस्तनसिर बोलो। सर मुस्तनसिर अनब्लॉक कर, सॉरी अनम्यूट करके बोलो। हेलो सर। यस सर, जो फाइनल आंसर लिखते हैं उसमें कैपिटल ए और बी क्यों नहीं लिखते? इसमें बेटा फाइनल आंसर में हाँ नोटेशन में। यस, ओके ओके ओके, बता दो, अब भी बताता हूँ। ये देख, ये जो डेफिनेशन लिखा ना हमने, लेट ए एंड बी बी द एनी टू गिवन सेट, देन आर इज सेड टू बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहां से हम जब रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, तो रिलेशन के डेफिनेशन में ऐसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी such that for all it belongs to A and for all B belongs to B। तो रिलेशन में हमेशा क्या रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। रिलेशन में क्या होते हैं? ऑर्डर्ड ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, और उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बी का होता है, राइट? एंड अपने को ये बताना है कि इस रिलेशन के हर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेटेड है, इसीलिए हम वहां छोटा ए बी लिखते हैं। बट छोटा ए बी में से छोटा ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, छोटा बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। अंडरस्टूड? और जब मैं बोलूंगा, सुनना, जब मैं बोलूंगा कैपिटल ए ना, तब देख बेटा, ये केस के लिए इश्यू आएगा। देख, हमने ये केस किया था ना, प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 3rd वाला, देख उसमें इश्यू आ सकता है अगर मैं कैपिटल लिखूंगा तो। क्योंकि जब मैं कैपिटल ए मतलब मैं सेट ए लिखना चाहता हूं, जब कैपिटल बी मतलब मैं सेट बी लिखना चाहता हूं। जरूरी नहीं ना कि आर में सेट ए एंड बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। एक सेकेंड दो सिर्फ, क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा, बहुत सारा कलर एक पेज पे ले लिया ना, उसकी वजह से वो लो रिस्पॉन्स उसका हो गया है। ठीक है, ये देखो, इधर इधर देखो, 3rd वाले क्वेश्चन में देखो, देखो 3rd वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 3rd वाला क्वेश्चन, राइट? अब मैंने ये ए बी लिखा, मतलब क्या बोलना है मुस्तसिर मेरे को? क्या बोलना है कि ये पेयर सिर्फ, एंड व्हाट इज दिस? ए इज नथिंग बट एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, दिस बी मींस एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट बी। मुस्तसिर समझा? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, अब मैं बड़ा ए बड़ा बी या क्यों नहीं बोलता? यस, क्योंकि आर में सारे नहीं होते। हाँ, जरूरी नहीं ना कि रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में हर एक एलिमेंट ए का एंड हर एक एलिमेंट बी का आएगा। समझा? क्योंकि जैसे देगा भी, यहां देख, यहां मैंने नल लिया हुआ है, जहां ए एंड बी का कोई भी पेयर नहीं आ रहा है, बट नल सेट इज सबसेट, ऐसा।
सिर्फ ये केस में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, राइट? यस सर। ओके, चलो अब अपना मेन क्वेश्चन। अब मैं जरा नया सेक्शन ऐड कर देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो गया तो हैंग हो जाएगा, और अपने को अभी हैंग नहीं होना है। चलो, ड्रॉ क्वेश्चन। यस, देखो इधर अब क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें सब कंसेप्ट आएंगे। कंसेप्ट है, चलो क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, और यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का फेमस क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 be the given set. Let a equal to 1 2 4 1 2 3 4 be the given set. Full stop. Capital R be the relation defined on A as X relates to Y if and only if X less than equal to Y. Question number पहला, write matrix representation of relation R. Second question, draw digraph of relation R. तीसरा क्वेश्चन, give matrix of relation R. चौथा क्वेश्चन, find domain, range and inverse relation R inverse. Fifth question, find in degree and out degree of each vertex. ओके, ये रहा अपना क्वेश्चन। देखो एक में ही एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये 5 में से कोई भी 2 कंसेप्ट पूछे रहेंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे 5 क्यों पूछ लिए? बिकॉज अगर ये आपको समझा और ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, वो समझे, तो कहानी खत्म। आपको सारे रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखो, चलो सॉल्यूशन। चलो क्या दिया है? सेट ए दिया है। व्हाट इज सेट ए? ध्यान से आप प्लीज, सेट ए 1 2 3 4। ओके ओके, set A 1 2 3 4 is a given set. Capital R with the relation defined on A. इसका मतलब क्वेश्चन में ही दिया है। देखो लिखता हूं यहां, क्वेश्चन में ही दिया है कि R ये सेट A पे रिलेशन है। बराबर, क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो ना, क्वेश्चन आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, मतलब क्वेश्चन में ये दिया है कि आर ये सेट ए पे रिलेशन है। इसका मतलब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बराबर, क्योंकि अगर जब अपने को चेक करना होता है तब अपन कैसे चेक करते हैं? इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए देन आर इज अ रिलेशन। बट अब क्वेश्चन में दिया है कि वो रिलेशन है, तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट ही होना चाहिए। बट कौन से कंडीशन में रिलेशन है? आर इज डिफाइंड, आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज कंडीशन एक्स रिलेट्स टू वाई। इसका मतलब भाई रिलेशन आर में, ध्यान से, रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई आने हैं जहां पे सारे एक्स एंड वाई ये ए में से ही रहेंगे, क्योंकि रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइन किया हुआ है। एंड कंडीशन है
x should be less than equal to y. तो ऐसे x कॉमा y रिलेशन में आएंगे जहां पहला एलिमेंट x इज लेस देन इक्वल टू दूसरा एलिमेंट है. चलो अब पेयर कहां से लेने हैं? पेयर ए क्रॉस ए से लेने. क्यों ए क्रॉस ए से लेने? बिकॉज यहां दिया गया है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए. दैट मीन्स आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. व्हेन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन आर में ऐसे पेयर लेने हैं ए क्रॉस ए में से जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. समझा? तो रिलेशन आर में पहला पेयर कौन सा आएगा? यस, अभिनव, एक नंबर. अभिनव ने आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया चैट में. तो चलो ए क्रॉस ए में से सर्च करो. ए क्रॉस ए में से सर्च करो. यस, वैदेही पैरेलल परफेक्ट एक एक जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो, इज इट 1,1 बी अ पार्ट ऑफ रिलेशन? हाँ, क्योंकि वो ए क्रॉस ए में से है और फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू सेकंड. परफेक्ट. नेक्स्ट 1,2 यस. 1,3 यस. 1,4 यस. अब 2,1 नहीं, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू y सेटिस्फाई नहीं करता. 2,2 यस. 2,3 यस. 2,4 यस. 3,1 नहीं. 3,2 नहीं. 3,3 यस. 3,4 यस. 4,1 नहीं. 4,2 नहीं. 4,3 नहीं. 4,4 यस. अंडरस्टूड? तो ये आ गया आपका रिलेशन आर. और देखो, ये रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए भी है, और जो कंडीशन दिया है ना x लेस देन इक्वल टू y, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है. परफेक्ट परफेक्ट. ओके समझा? ओके समझा? सबको समझा? अब चलो, कौन अनम्यूट हो सकता है? या किसी का मैं नाम संजना. अगर आप अनम्यूट हो सकते, कंपलसरी नहीं है, अगर हो सकते हैं तो, नहीं तो फिर दूसरा करेंगे हम, क्योंकि ये समझा है, ये मुझे समझना चाहिए कि तुमको समझाएगी नहीं. उसके लिए तुरंत दूसरा क्वेश्चन. a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 आर बी द रिलेशन डिफाइंड on A as A relates to B if and only if B is multiple of A. तो बोलो भाई, रिलेशन में ऐसे A कॉमा B रहेंगे जहां B इज मल्टीपल ऑफ A. संजना अनम्यूट हो सकते हो आप तो, नहीं तो पैरेलल अनम्यूट हो सकता है, तो कोई एक आधा अनम्यूट हो सकता है, तो तुरंत मेरे को बोलो. चलो, कौन आएगा? कौन अनम्यूट हो रहा है? यस सर. आवाज जोर से. हेलो सर. हाँ, मुस्तंसिर. यस सर. ओके मुस्तंसिर, चल तू बोल मुस्तंसिर बोलेगा अभी. देखो चलो सब लोग, मुस्तंसिर इतना याद रखो, ऐसे ए कॉमा बी बताने हैं फ्रॉम ए क्रॉस ए में से जहां सेकंड एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ. चलो चालू मुस्तंसिर, चालू. 1,1 यस, फटाफट. 1,2 यस. 1,3 1,4 Yes. 1,6 1,8. परफेक्ट. रुको, मुस्तंसिर ने बोला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8. परफेक्ट. नेक्स्ट. 2 4 2 6 2 8. 2 2 किधर गया? हाँ 2 2 2 2 भी. 2 1 2. 2 2 2 4 2 6 2 8. परफेक्ट. फिर 3 3 3 6. परफेक्ट. 4 4 4 8. परफेक्ट. 6 6. परफेक्ट. 8 8. एक नंबर. परफेक्ट परफेक्ट. पैरेलल अभी नेक्स्ट. चलो तुम्हारा नंबर. ठीक है, चल तेरे को भी आना है तो ठीक. पैरेलल देख. क्वेश्चन सेम. तेरा नाम ही पैरेलल है कि तूने ऐसा बॉक्स में लिखा है पैरेलल, कि तेरा नाम ही सच में पैरेलल है? ठीक है, चलो. अब सेट ए. ओके, चलो ओके. हाँ, अभी सेट ए सेम. अब ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन है. बाकी लोग भी मन ही मन में ट्राई करो. पैरेलल अपने को अनम्यूट करके बताएगा. आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज x relates to y
इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। चलो पैरेलल अनम्यूट, सेट सेम है। अब ऐसे x कॉमा y लेने हैं a क्रॉस a में से जहां x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। बोलो, चलो पैरेलल बोलो। चैट में क्यों बोल रहा? अनम्यूट करके बोलने का है। अनम्यूट इज नॉट अलाउड। क्यों रे? रुक, प्यारेलाल का ये क्या पैरेलल म्यूट क्यों नहीं? एक मिनट, रीनेम नहीं, चैट नहीं, पता नहीं क्यों तेरे एंड से अनम्यूट नहीं हो रहा है, मेरे इसमें से भी नहीं हो रहा है अनम्यूट। सुबोध जी, हाँ सुबोध जी, एक मिनट मैं देखता हूँ, कुछ तो हो सकता है, देखता हूँ। पैरेलल तेरे लिए कुछ भी। पैरेलल का हाँ, आज तो अनम्यूट हो गया अभी। हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है चलो जान दे, चलो छोड़ो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो संजना, हो सकते हैं आप। आज जतिन ने आंसर ही लिख दिया, इतना फास्ट है जतिन। जतिन ने आंसर लिख दिया। देखो जतिन ने क्या लिखा है, एकदम सही आंसर, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8। अरे सिद्धि ने भी लिख दिया आंसर, परफेक्ट। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8 हो गया। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 8 2 8 नहीं होगा बराबर, परफेक्ट। देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 परफेक्ट। 4 1 4 2 4 3 4 4 परफेक्ट। 6 1 6 2 6 3 परफेक्ट। 8 1 परफेक्ट, 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 एकदम परफेक्ट। जतिन का आंसर भी परफेक्ट है, एंड उसके बाद एक बच्ची ने आंसर दिया, रिद्धि का भी परफेक्ट है। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। चलो ये मुझे इसीलिए बताना था, दो अलग अलग क्वेश्चन। हाँ पैरेलल का भी परफेक्ट है। ये मुझे इसीलिए बताना था कि आपको एग्जैक्टली समझता है कि नहीं सेट में से कैसे निकालना है। तो चलो वो आपको समझ रहा है, चलो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपको सब समझ रहा है, ठीक है। चलो रिलेशन कैसे अपने सेट से आपको समझ में आया। अब आगे आगे का काम करेंगे। ये हो गया सेट रिप्रेजेंटेशन, बराबर। सेट रिप्रेजेंटेशन के बाद भी और भी तो क्वेश्चन थे ना ऊपर, उसको सॉल्व करेंगे। चलो ये हो गया सेट रिप्रेजेंटेशन डन। चलो अब नेक्स्ट आएगा सेट के बाद दूसरा क्या है। चलो ये हो गया तुम्हारा सेट रिप्रेजेंटेशन डन। राइट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इधर भी नहीं, सेट रिप्रेजेंटेशन था, डन हो गया। अब डाइग्राफ, चलो इधर देखो, डाइग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इधर देखो लिखता हूँ डायग्राफ। हाँ डिटेल में अपन सेकंड लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ न्यूमेरिकल, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं समझेगा। ग्राफ का डेफिनेशन क्या है, G इज इक्वल टू V कॉमा E। डायग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, हर एज को डायरेक्शन होना चाहिए। अब ग्राफ बनाना मतलब दो एलिमेंट चाहिए, कौन रे? वर्टेक्स एंड एज। तो यहाँ देखो वर्टेक्स कौन देगा, ये अपना सवाल है, एंड एजेस कौन देगा, ठीक है। वर्टेक्स कौन देगा, एजेस कौन देगा। मुझे वर्टेक्स मिल गया मतलब कहानी खत्म, एजेस मिल गए कहानी खत्म, ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, डायरेक्शन होना चाहिए। अब डायग्राफ कैसे, वर्टेक्स कौन देगा, वर्टाइसिस कहां से मिलेगा, वर्टाइसिस मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एजेस कहां से मिलेगा, एजेस आर नथिंग बट ऑर्डर पेयर
ऑफ रिलेशन आर। खत्म। सेट ए में बताओ कितने एलिमेंट है सेट ए में? 4। तो देखो ये हो गया वर्टेक्स 1, ये हो गया वर्टेक्स 2, ये हो गया वर्टेक्स 3, ये हो गया वर्टेक्स 4। 4 वर्टेक्स मिलके ग्राफ निकालना है। अब चाहिए एजेस। एजेस कहां से मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। पढ़ो पहला पेयर 1,1 मतलब 1 to 1, देन 1,2, देन 1,3, देन 1,4, नेक्स्ट 2,2, देन 2,3, 2,4, देन 3,3, 3,4, देन 4,4। समझा? ये बन गया आपका डायरेक्टेड ग्राफ। क्या बन गया? डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। अब मुझे डिग्री निकालनी है तो यहां लिखूंगा वर्टेक्स, यहां लिखूंगा इन डिग्री, यहां लिखूंगा आउट डिग्री। कितने वर्टेक्स है बोलो? 1 2 3 4। अब मुझे निकालना है इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स। चलो बोलो चैट में क्या है? चैट में क्या है? यस ओके चलो बोलो इन डिग्री आउट डिग्री। व्हाट इज इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स? In degree of a vertex is nothing but the total number of edges pointing towards that vertex. ध्यान से in degree of a vertex is nothing but total number of edges pointing towards that vertex is in degree, and out degree is total number of edges pointing away from that vertex. तो बोलो 1 का इन डिग्री बोलो, 1 का इन डिग्री बोलो, 1 का इन डिग्री बोलो। या 1 का इन डिग्री ये 1 है बराबर। 2 का 1 का आउट डिग्री बोलो। देखो 1 2 3 4 सारे एज को होना चाहिए बाबा। हाँ 2 का इन डिग्री बोलो। 2 का इन डिग्री देखो 1 2 परफेक्ट। 2 का आउट डिग्री बोलो। ये देखो 1 2 3। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं पता है? जो सेल्फ लूप है ना उसको सिर्फ इन डिग्री में कंसिडर करते हैं, आउट में करते ही नहीं है। गलत। वो आउट भी जा रहा है, वो इन भी आ रहा है, दोनों में कंसिडर होना चाहिए। 3 का इन डिग्री बोलो, 3 का इन डिग्री बोलो, 3 का इन डिग्री बोलो। 3 का आएगा 1 2 3 ओके। 3 का आउट डिग्री बोलो, आउट डिग्री बोलो 1 2 ओके। 4 का इन डिग्री बोलो 1 2 3 4 एंड 4 का आउट डिग्री बोलो, आउट डिग्री इज ओनली ओके ओके यस। चलो मुस्तसिर ने बोल भी दिया आंसर, परफेक्ट ओके। चलो अब ये बन गया तुम्हारा इन डिग्री आउट डिग्री। अब चाहिए मुझे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब चाहिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। चलो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर। अब मैट्रिक्स जो आएगा वो बुलियन मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। राइट, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ relation R is represented as MR. MR is nothing but matrix representation of relation R. Generally मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स A is represented as A of ij M cross N. जब हमने मैट्राइसिस पढ़ा, क्या है? कैन यू अगेन टेल द डेफिनेशन ऑफ इन डिग्री आउट डिग्री? शांतनु जरूरत पड़ी तो मैं लिख के भी दूंगा, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। इन डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट वर्टेक्स। आपको किसी भी वर्टेक्स का इन डिग्री चाहिए ना, तो उस वर्टेक्स पे कितने इनकमिंग एजेस है वो देखो। अगर आपको आउट डिग्री चाहिए तो उस वर्टेक्स से कितने आउटगोइंग है वो देखो। ठीक है ओके चलो यस। अब जनरली आपने मैट्राइसिस जब पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तब कुंभोजकर बुक आपने यूज किया होगा। और कुंभोजकर में मैट्राइसिस का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। देखो लिखा हुआ क्या है? अ कलेक्शन ऑफ, बोल्ड में लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इस सिंगल लाइन में मैट्रिक्स का पूरा डेटा स्ट्रक्चर फिट हो गया। देखो पहले पार्ट में क्या बताया? कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पता चल गए। डन।
collection of m cross n elements arranged in the form of rectangular array. rectangular array मतलब डेटा स्ट्रक्चर पता चल गया. Having m rows, कितने रोज है कितने कॉलम है. तो मैट्रिक्स मतलब क्या, टोटल कितने एलिमेंट, उनका अरेंजमेंट कैसा, कितने रो कितने कॉलम, खत्म. राइट. जहां जहां m and n is called as order of matrix. बराबर. अब ये बताने की जरूरत नहीं तुमको m मतलब रो, n मतलब कॉलम. ये जो होता है ना a is nothing but element of matrix A. एंड ये जो I होता है ना, this is what is roth position of element A, and this J is nothing but column position of element. ओके. अब ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा ना किसका, रिलेशन का, वो होगा बुलियन मैट्रिक्स. बराबर है. आइदर एज इज प्रेजेंट और एज इज एब्सेंट. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस n, बट यहां रिलेशन क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a. अंडरस्टूड. इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a. तो अगर a क्रॉस a सबसेट है तो देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन R इज, अब यहां रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन किया हुआ है एंड R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A. तो A क्रॉस A जब इक्वेट करोगे ऑर्डर के साथ तो व्हाट इज रो इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A 4. व्हाट इज कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A 4. तो रो आएगा तुम्हारा 1 2 3 4 एज एन एलिमेंट ऑफ A. कॉलम आएगा 1 2 3 4 एज एन एलिमेंट ऑफ A. एंड एंट्री क्या आएगा रे, एंट्री बुलियन है. एंट्री 1 रहेगा कब, जब I कॉमा J इज प्रेजेंट इन द रिलेशन. एंट्री 0 रहेगा कब, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर I कॉमा J जो एब्सेंट रहेगा. यस अभिनव एक नंबर तूफानी, अभिनव एकदम तूफानी. अभिनव ने डायरेक्ट मैट्रिक्स ही डाल दिया. चलो ओके. तो A ऑफ I J 1 आएगा कब, जब ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट रहेगा रिलेशन में. चलो रिलेशन पे, चलो रिलेशन पे. पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या था 1, 1 1, 1 ए 1, 1 जब ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे ना सेट में, इसका मतलब 1 इज डोमेन 1 इज रेंज. जब डायग्राफ बनाओगे तो 1, 1 मतलब 1 to 1. जब मैट्रिक्स में लिखोगे तो 1, 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज 1, 1 देन 1, 2 1, 3 1, 4. देखो 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 दिख रहा है ना ऊपर मैट्रिक्स में, सेट में देखो बराबर यही था. देखो मैंने ये लिख दिया 1, 1 1 2 1 3 1 4 बराबर. अब नेक्स्ट क्या है 2, 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम. यही सब एंट्री में मैट्रिक्स में कर रहा हूं. तो इट इज 2, 2 2, 3 2, 4 3, 3 3, 4 4, 4. Rest of the entries are absent because these ordered pair are not the part of relation. Understood? समझा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. पक्का. आशफ परफेक्ट, आशफ भी परफेक्ट. परफेक्ट. दोनों ने पर्सनल भेजा है लेकिन दोनों परफेक्ट है, दोनों का आंसर परफेक्ट है. समझा. तो एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन डायग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन मैट्रिक्स. समझा सबको. अभिनव, आदित्य, अमन, आर्या, आशा, असद, आयुष, भाविक, ध्रुवी, दिव्या, फातिमा, इशिका, कल्पक, मधुरा, मानसी, प्यारेलाल, ऋत्विक, रुचि, संजना, सौम्या, सिद्धि, सोहम, वैदेही, वाईसी. समझा सबको. ओके ठीक है. चलो तो बेसिक आइडिया आ गया अपने को रिलेशन का. राइट. तो अपन इधर ही मैंने तुमको 8:15 बोला था तो 2 मिनट लेट हो गया 8:17. राइट. तो अपन यहाँ समय समाप्ति की घोषणा करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विथ ये कंप्लीट रिलेशन के सारे फंडामेंटल कंसेप्ट लेने के लिए और न्यूमेरिकल के साथ. ठीक है.
हाँ हाँ, मोहम्मद मोहम्मद, मैंने इसीलिए नहीं बताया डोमेन और रेंज। अभी अगर चाहिए तो 2 मिनट में बता सकता हूँ, जितने लोगों को समझ में आएगा चलेगा। लेकिन डोमेन एंड रेंज बताने के लिए मुझे तो उसका थोड़ा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। इतना याद रखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा रेंज होता है। चलो मोहम्मद को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम वापस रिवाइज करेंगे। देखो मोहम्मद, ये जो भी रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है ना, उसमें जितने भी पहले एलिमेंट है दे आर डोमेन, मतलब 1 2 3 4। हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, नॉन रिपीट लेना नहीं है। हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बन गया रेंज। और इनवर्स मतलब क्या? अगर 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 एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, तो इनवर्स में वाई कॉमा एक्स आएगा, उल्टा। तो इनवर्स रिलेशन क्या आएगा? 1 1 का उल्टा 1 1, ये हो जाएगा 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 4 का उल्टा 4 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 2 4 का उल्टा 4 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 3 4 का उल्टा 4 3, 4 4 का उल्टा 4 4। ओके, ऐसे इनवर्स रिलेशन भी बनेगा। और इनवर्स रिलेशन कैसे बनेगा? हर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो रिलेशन में है, उसको उल्टा करो बी कॉमा ए। अंडरस्टूड? यस, परफेक्ट। यस, पैरेलल परफेक्ट, मोहम्मद परफेक्ट। थैंक यू एंड ऑल। ओके चलो ठीक है, सब थैंक यू बोल रहे हो। ओके चलो, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए सबको बाय बाय। ओके चलो, सुबोध जी। सुबोध जी, वैभव जी, कौन है? इंजीनियरिंग होस्ट।